आज हम बात करेंगे मुंह की बदबू, जो कि कोई शख्स भी जिसके मुंह से बैड स्मेल आती है या एक हमक सी आती है, वो उसे ख़ुद महसूस नहीं कर सकता। वो जब किसी से बात करता है, वो सांस बाहर आती है तो उसमें उस बैड स्मेल का होना महसूस होता है। बाज़ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि मुंह की बदबू जो है ये मुनाफ़िक़त की तरह होती है। जिस तरह हमें अपनी मुनाफ़िक़त नहीं लगती, हर दूसरे बंदे की बात अच्छी बातें भी मुनाफ़िक़त लगती हैं, तो इसी तरह मुंह की बदबू भी हमें दूसरों की तो महसूस होती है, लेकिन अपने मुंह की बदबू जो है वो हम महसूस नहीं कर सकते। मुंह की बदबू अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद मुंह में ही पैदा होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुंह की बदबू जो है ये हमारे मैदे की एक ख़ास बीमारी है। जब मैदे की जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर बैड ताफ़न, नाइट्रोजन गैसेस और ऐसे लोग जिनको दायमी कब्ज़ और खुश्की का मसला होता है, उनकी आंतड़ियों में एक लेयर सी बन जाती है, खुश्की जम जाती है, जिनको इजाबत खुल के नहीं होती, जिनका जो पेट है वो साफ़ नहीं होता, तो क्या होता है, तो वो एक अंदर ताफ़ुन ठहर ठहर के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम खारिज करते हैं उसका हिस्सा बनकर उसकी एक हमक से, उसकी एक स्मेल सी जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। मुंह की बदबू है, इसके ख़ात्मे के लिए हमें अपने मैदे की कारकर्दगी पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और ऐसी चीज़ें जो काबिज़ ना हों, जो बादी ना हों और ज़्यादा तली चीज़ें जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं पिचक जाना, किसी के ऊपर चिपक जाना, किसी चीज़ का चिस्पा हो जाना। आप कभी देखें कि अगर हम इसे एक पराठा बना के रख दें तो आधे घंटे के बाद वो प्लास्टिक की तरह हो जाता है। वो आटा गंदम का जिसमें अल्लाह ताला ने एक नरमी रखी है, ताज़गी रखी है, शुफुदगी रखी है, हल्कापन रखा है, जब उस पर आप बनास्पति लगा के उसको पका लेते हैं तो वो पराठा जो है वो प्लास्टिक की तरह हो जाता है। तो यही प्लास्टिक जब हमारे मैदे में जाता है तो हमारे मैदे का जो निज़ाम है, जो हाज़मे का निज़ाम है, जो एंजाइम्स हैं हाज़मे के, वो एक गैर फितरी चीज़, एक आर्टिफिशियल जो जुज़ होता है, उसको हज़म करने के लिए उसे मुश्किल पेश आती है और यही मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता एक बीमारी का रूप धार लेती है और यही अज्जा जो होते हैं जो नाकाबिल हज़म बनकर हमारे मैदे के मुख्तलिफ़ खानों में रुक जाते हैं, हमारी अंतड़ियों में चिपक जाते हैं, जिनका इखराज नहीं हो पाता। और आप देख लें, कोई चीज़ भी जो दुनिया की सबसे अच्छी नेमत है, फल हैं, कुछ भी खाने वाली चीज़ है, अगर वो 2-4 दिन पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है, वो बासी हो जाती है, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है, तौफ़ुन पैदा हो जाता है, उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। वही खाई जाने वाली चीज़ जो आप सैकड़ों हज़ारों में ख़रीदते हैं, अगर 2-3 दिन इस्तेमाल ना हो तो उसके अंदर इतना तौफ़ुन पैदा हो जाता है, इतनी बदबू पैदा हो जाती है कि आदमी उस करीब से ठहर नहीं पाता। इसी तरह जब यही चीज़ें जब हमारे मैदे के अंदर देर तक ठहरी रहती हैं, बग़ैर हज़म हुए पड़ी रहती हैं, तो इनके अंदर एक तौफ़ुन पैदा हो जाता है और वो तौफ़ुन जो है लामहला उसकी एग्ज़ास्ट जो हमारा वो सांस है, तो वो तौफ़ुन हमारे सांस के ज़रिए बाहर आता है और हमारे पास जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे कुर्ब जवार के लोग जिनसे हम मेल जोल करते हैं, उनको हमारे मुंह की वो बैड स्मेल महसूस कर रहे होते हैं। तो इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि अपने मैदे को ऐसी आलाइशों से, ऐसे तौफ़ुन ज़दा मादों से पाक किया जाए। उसके लिए हर मौसम के लिहाज से जुलाब जो है, पुराने अतिबा जो हैं वो हर मौसम की तब्दीली पे अपने मिलाने वालों को, अपने मरीज़ों को जुलाब दिया करते थे, जिससे आपका मैदा, आपकी अंतड़ियाँ साफ़ हो जाती थीं। और नए मौसम, नई ग़िज़ाएँ, चूँकि हर मौसम के फल अलग हैं, सब्ज़ियाँ अलग हैं, ग़िज़ाएँ अलग हैं, उनके लिए मैदा जो है वो तैयार हो जाता था, साफ़ हो जाता था। अब चूँकि ऐसा रवाज नहीं है, आज हमने जो वो एक वक्ती तौर पे जुलाब की चीज़ें लेनी होती हैं, जिस तरह इसबगोल का छिलका है या दूसरी जो मार्केट में केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं, उससे आपको इजाबत तो हो जाती है, लेकिन वो जो आपकी अंतड़ियों के अंदर जमी गलाज़त है या तौफ़ुन है वो उसी तरह कायम रहता है। लिहाजा सबसे पहले 50 ग्राम गुलकंद लें, उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल
और 4 चम्मच बादाम रोगल के डाल के रात को वो उसका इस्तेमाल करे। ये 2-3 दिन मुतवातर करे। इससे आपकी अंतड़ियाँ, आपका मैदा साफ़ हो जाएगा, आपको इजाबत खुल के आएगी। और इसके बाद फिर आप अपनी जो है हल्की फुल्की, जिस तरह दलिया है, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो फ़ाइबर से लबरेज़ हों, ताकि वो आपकी अंतड़ियों में और आपके मैदों में चिपक न सके, उनका इखराज होता रहे। आपका मैदा रोज़ की जो है रूटीन पर साफ़ होता रहे। और इसके साथ साथ वक्ती तौर पे मुंह की स्मेल ज़ाहिर करने के लिए आप इलायची मुंह में रखें, सौंफ मुंह में रखें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा देंगी, लेकिन जब आपके मैदे के अंदर से जमी हुई ग़लाज़तें और वो जो तौफ़न ज़दा मादे ख़ारिज हो जाएंगे तो आपका मैदा साफ़ हो जाएगा। जवार कमूनी जो है उसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना सुबह शाम आधी चम्मच लाजमी खाएँ। महीना 1.5 महीना जवार कमूनी खाने के बाद और ग़िज़ा हल्की फुल्की रखने के बाद आप देखेंगे कि आपके मुंह की जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो गई है और आपकी सांस की हमक जो है वो भी एक नॉर्मल आदमी की तरह, सेहतमंद आदमी की तरह हो गई है। दूसरे आपसे जो है वो गुरेज़ा नहीं है, दूसरे आपसे जो है वो दूर होने की कोशिश नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, परहेज़ जो है ये हमारे जो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है उसका लाज़मी हिस्सा है। हम ऐसी चीज़ें जो हमारे मैदे को ख़राब करती हैं, हमारी अंतड़ियों में खुश्की या चिकनाहट या तफ़न ज़्यादा मादे पैदा करती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। अगर हम कभी कभार इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर भी लें तो जैसा कि हमने ये जुलाब बताया है उसका इस्तेमाल करते रहा करें। और हमेशा हल्की फुल्की, ये बनस्पति हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके मुकाबले में सरसों का तेल है, उसका इस्तेमाल करें। उस जैसी दुनिया में पकाई वाली कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। देसी घी एक तो महंगा बहुत है, हमारी पहुंच से ही दूर है। दूसरे नंबर पे ये है कि जदीद मेडिकल साइंस ने उसके बारे में गलतफहमी इतनी पैदा कर दी हैं कि अगर हम कुछ लोगों को बताते भी हैं तो लोग हमारी अक्ल पे, हमारे फ़हम पे शक करने लग जाते हैं।